सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री इतिहास का यानी आपका सेकंड पेपर है भारत का इतिहास, जिसमें से आज हम छठा पार्ट पढ़ेंगे और उस पार्ट का नाम है भारत में लौह युग की संस्कृति। यानी भारत में लोहा कब शुरू हुआ, इससे संबंधित एक प्रश्न हमेशा आया करता है। बड़ा प्रश्न भी आया करता है, छोटे प्रश्न भी इसमें से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जैसे नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं या कोई अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी लौह युग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज के इस पार्ट को देखते हैं। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, लेसन यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं पाठ की तरफ, यानी भारत में लौह युग की संस्कृति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत लोहे की कब से हुई। आज हम जो इस पाठ के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न हल कर पाएंगे कि भारत में लौह युग की शुरुआत कब से मानी जानी चाहिए। मेगालिथ का क्या अर्थ है, ये जैसे मान लो बहुत बार ये मेगालिथ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। और विभिन्न प्रकार के जो मेगालिथ है उनका अध्ययन करेंगे। और कार्लाइल ने किस क्षेत्र के महापाषाणिक संरचना का उल्लेख किया है, कहाँ, राजस्थान में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। सबसे पहले भारत में लौह युग की संस्कृति, और पाठ का नाम है दक्षिण, सुदूर दक्षिण और उत्तर के महाश्म, यानी जो है मेगालिथ। मेगालिथ का क्या अर्थ है। धातुओं की खोज और प्रयोग का मानव जाति के इतिहास में काफी महत्व है। जैसा आप जानते हैं, सर्वप्रथम जिस धातु को ढूंढ निकाला गया और जिसका प्रयोग औजार बनाने के लिए किया गया वो तांबा थी। तो कहने का अर्थ है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था। काल कर्म से लोगों ने तांबे के साथ टिन और जस्ते को मिलाकर के कांसा नामक मिश्र धातु बनाना शुरू किया। तांबा में उन्होंने टिन मिलाकर के, टिन और जस्ता मिलाकर के, और उन्होंने कांस्य धातु का निर्माण किया। तांबे में टिन और जस्ता मिलाया और फिर कांस्य धातु का निर्माण हुआ, और कांस्य धातु जो है वो तांबे से ज्यादा अधिक उपयोगी साबित हुई। अब तांबा यानी कांस्य, इसके बाद हमारे यहाँ पर जो लौह युग की खोज हुई थी, इसके बारे में सबसे पहला आपके प्रश्न आता है कि प्राचीन मानव को लोहे की खोज की आवश्यकता क्यों हुई, इसका उपयोग क्या था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बढ़ती आबादी को बसाने, उसका भरण पोषण करने के लिए कृषि भूमि की मांग बढ़ती गई और घने जंगलों को साफ करने की समस्या आ गई। ऐसे में लोहे की खोज की गई, क्योंकि जैसे तांबा जो था उससे उतने अच्छे औजार और नहीं बन पा रहे थे, जिससे उनके काम करने में समस्याएं आ रही थी। तो उन्हें आविष्कार करना था, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसीलिए उन्होंने एक इस प्रकार के कठिन धातु की खोज करना शुरू किया और धीरे धीरे इस खोज में वो सफल हो गए। मानव जाति के इतिहास में लोहे की खोज दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति थी। पहली खोज जो थी तांबा की थी धातुओं के रूप में, और दूसरी जो खोज थी वो सबसे एक महत्वपूर्ण खोज थी लोहे की खोज करना। लोहे की खोज से विभिन्न प्रकार के कृषि औजार बनाए गए, जैसे हल के फाल, हंसिए, कुदाल, इनका बड़े पैमाने पर इन्होंने निर्माण किया। और लोहे से बनी हुई जैसे कुलाड़ियां है, आरे हैं, इनसे पेड़ काट करके गिराना और बड़े बड़े जंगलों को साफ करना संभव हो गया, क्योंकि जब मानव ज्यादा आबाद हो गया तो उसे बसना जरूरी था, और अपने आप को बसाने के लिए जंगल को काट करके जमीन को साफ करना जरूरी था। और बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने के लिए उन्होंने उन कुलाड़ियों का लोहे से बने हुए जो औजार है उनको उपकरण उनको काम में लेने लगे। लोहे से आम जीवन में काम आने वाले उपकरण बनाए गए, जैसे हथौड़े, चिमटे, कीले, रुखानी, आरी, गोल रुखानी, ये सब लोहे से ही इनका ये उपयोग था। यानी कह रहे हुए क्यों औजार लोहे का आविष्कार करने की क्यों आवश्यकता हुई। इसका अर्थ तो ये था कि मानव सभ्यता बढ़ गई थी और अपने आप को बसाने के लिए उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, तब लोहे का आविष्कार करना वाजिब समझा। और लोहे से उपयोग क्या था, लोहे से विभिन्न प्रकार के औजार बनाए गए, जैसे हथौड़े, चिमटे, रुखानी, गोल रुखानी, ये सब।
2000 ईस्वी के आसपास लोहे की खोज कर ली थी। 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व का अर्थ है कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व लोहे की खोज यहाँ पर कर ली गई थी। और 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान और यूनान में लोहे के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। 2000 वर्ष पूर्व लोहे की खोज तो हो गई थी, लेकिन उनका उपयोग जो है वो कितना हो रहा था इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन 1200 ईस्वी के आसपास जो फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान और यूनान है, इनमें लोहे के औजार मिलते हैं। 1200 ईस्वी के लगभग के 1200 ईस्वी का लगभग का अर्थ है कि यहाँ से आज से लगभग 3200 वर्ष पूर्व, 3200 वर्ष पूर्व के जो लोहे के औजार है वो इन देशों में मिलते हैं। अब इन देशों में मिलते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो लोहे की शुरुआत है वो कब से हुई? तो अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में लोहे की शुरुआत 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जानी चाहिए और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भारतीय इस धातु को पिघलाने और इससे विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार और उपकरण बनाना और व्यापक पैमाने पर इसका प्रयोग करना सीख गए थे। तो भारत में जो लोहे का आविष्कार है वो 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाना चाहिए। और इसके अलावा यानी जो 600 ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का यानी लगभग आज से 2600 वर्ष पहले भारत में लोहे के औजार बनाना, हथियार बनाना, उपकरण बनाना लोग सीख गए थे। और यहाँ का मानव, जो भारत का मानव है, वो बड़े पैमाने पर उनका उपयोग करना सीख गया था। ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख मिलता है उनमें एक अयस नाम मिलता है, और अयस हम वैसे अयस जो है लोहे को कहते हैं। और अथर्ववेद में भी एकमात्र अयस शब्द मिलता है, और कभी कभी लोह्यस शब्द भी मिलता है। तो इससे अनुमान यह होता है कि अयस शब्द का प्रयोग सामान्य धातुओं के लिए होता था। यानी अयस शब्द किसी सोने के लिए नहीं हुआ, यानी अयस शब्द का प्रयोग है वो इसी प्रकार की जो सामान्य धातु थी, जिसको हम लोहा, तांबा, कांसा यानी इस्पात, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन लोह्यस शब्द है तो इससे तो सीधा सा अर्थ मालूम होता है कि लोहे के लिए प्रयोग हुआ है। खुदाई में प्राप्त उन संग्रहों में से ईस्वी पूर्व 400 के पहले तक लोग तांबे और पत्थरों का उपयोग करते थे। 400 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व यहाँ पर लोग पत्थर के औजार और तांबे के जो औजार है उनका उपयोग करते थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु जब 483 ईस्वी पूर्व में हुई तो उस समय जन्मे थे हेरोडोटस और कैटेशियस, यानी जो दो है यूनानी इतिहासकार हुए थे, हेरोडोटस और कैटेशियस। उन्होंने भी भारत में लोहे का वर्णन किया है। हेरोडोटस और कैटेशियस ने भी ये लिखा है कि भारत में लोहे के औजार मिले थे। उन्होंने, हेरोडोटस ने एक जगह लिखा है कि एक्सरसस की जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिकों के हाथ में लोहे के तीर थे। क्या थे? लोहे के तीर थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में 450 ईस्वी पूर्व तक सभी सभ्य नगर केंद्रों में लोहे का उपयोग होता था। यानी उस समय जो सभ्य नगर थे उन नगरों में लोहे का उपयोग होता था। तो 450 ईस्वी पूर्व तक हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार इसके बारे में हमारे जो बीबी लाल जो कहते हैं, जिन्होंने खुदाई की थी और उन्होंने अतरंजी खेड़ा की खुदाई की, और अतरंजी खेड़ा की खुदाई का उत्खनन में उन्होंने लिखा है कि भारतीयों के लोह ज्ञान की जो प्राचीनता है वो 1000 ईस्वी पूर्व तक ले जाती है। अतरंजी खेड़ा का जब उत्खनन किया तो उसमें इस प्रकार के औजार मिले थे, उपकरण मिले थे। उन औजारों को देख करके उन्होंने ये अंदाज लगाया, ये यानी अपना फैसला दिया कि 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व भी भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान था। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो लोह युग शुरुआत कैसे हुई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत तो दो है। उत्तर भारत में हुई और इधर दक्षिण भारत में लोहे की शुरुआत कैसे हुई। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद लोह शुरू हो जाता है। एक मशहूर मुसा इस्पात भी प्राप्त होता है जिसे तेलुगु में वोत्स कहते हैं। मशहूर जो मुसा है यानी जैसे एक लोहे का डड़ा सा है और उसे मुसे के आकार का है, तो उसे तेलुगु में वोत्स कहा जाता है। भारतीय लोहारों ने वोत्स विधि का आविष्कार करके 5वीं सदी के प्रारंभ में ही इसका उपयोग शुरू कर दिया था। कहने का अर्थ है कि अब 5वीं ईस्वी पूर्व या 6ठी ईस्वी पूर्व के लगभग भारत में, दक्षिण भारत में भी लोहे की शुरुआत हो गई थी। अब दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में जो लोहे के औजार मिले थे उनमें क्या भिन्नता थी ये देखना है।
उत्तर भारत में जो जैसे तक्षशिला से प्राप्त अवशेषों की जांच करने पर पता चलता है कि उत्तरी भारत के लोहे के औजार और हथियारों का ढांचा दक्षिण के औजारों से भिन्न था। कैसे? दक्षिण के औजारों में जैसे कुर्ग है, कोयम्बटूर है, ब्रह्मगिरी है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुर्ग, कोयम्बटूर और ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें लंबे छड़ वाले लोहे की भाले हैं, लोहे के त्रिशूल है, लोहे के छल्ले वाले बंधन लगे हुए फावड़े हैं, शॉकेट के रूप में मुड़े हुए किनारे वाले फावड़े हैं, लग्गी है, तस्तरी है, खूंटी से टंगे लैंप है, लोहे की तिपाइयां है, ये वहां पर मिले थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में इसके अतिरिक्त जैसे तलवारें, छुरे, हंसिये, सॉकेट, भाला, तीर, शीर्ष, चपटी, कुलाड़ियां ये भी मिले हैं। लेकिन उत्तरी भारत में मिले जो औजार है वो इनसे भिन्न रूप में मिले। अब ये तो जैसे लोहे से संबंधित हुआ, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मैटर जो है, इंपॉर्टेंट आप आज का जो टॉपिक है वो है मेगालिथ। मेगालिथ जिसको हम मृतक स्मारक भी कहा जाता है। मेगालिथ को मृतक स्मारक यानी जो मरे हुए लोगों को दफनाया गया, और जहां जब खुदाई की जाती है तो वहां से जब ये स्मारक निकलते हैं तो वहां से क्या होता है, उन उन स्मारकों को भी नाम है वो मृतक स्मारक दिया गया है, मेगालिथी कहा गया है। तो मेगालिथ प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है कि मेगालिथ से क्या आशय है। तो मेगालिथ का अर्थ क्या है? देखिए, जिस प्रकार पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच एक अंतराल है जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, पूर्व और उत्तर इनके बीच में मध्य का है, उसी प्रकार उनको मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ताम्र कांस्य काल और लौह काल के बीच एक और अंतराल आता है। ताम्र कांस्य काल यानी ताम्र युग, कांस्य युग, और उसके बीच में जो लौह काल, इनके बीच का जो काल है उसे मेगालिथ काल कहा जाता है। इस समय जिस धातु का उपयोग हुआ था उसे क्या कहा जाता है? मेगालिथ काल के नाम से। ताम्र कांस्य युग और लौह युग, इनके बीच की जो समय है, इस समय को क्या कहा जाता है? मेगालिथ काल के नाम से जाना जाता है। अब मेगालिथ क्या है? देखिए, मेगालिथ जो है यूनानी भाषा में मेगास प्लस लिथोस से बना है। मेगास का अर्थ होता है विशाल, लिथोस का अर्थ होता है पाषाण। तो दोनों को यदि हम मिलाएं तो इसका अर्थ हो गया महापाषाण। क्या अर्थ हो गया? महापाषाण। तो मेगालिथ का विशाल महापाषाण का बोधक हुआ, अर्थात मेगालिथ का अर्थ है महापाषाण, महापाषाण युग। एक अन्य अर्थ भी यह है मेगालिथ का कि विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के परवर्ती काल से संबंधित बहुत संख्या में मृतक स्मारक समाधियां मिली है, जिन्हें भी मेगालिथ कहा जाता है। यानी पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो समाधियां मिली है, स्मारक मिले हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है। जिस काल में इनका निर्माण हुआ उसे मेगालिथ काल की संज्ञा दी गई है। यानी कहने का अर्थ है कि इन मृतकों की जो समाधियां है और उन समाधियों को किस ढंग से बनाया गया है उसे मेगालिथ काल कहा जाता है। यानी उस समय पत्थरों को आकार दे करके और विभिन्न प्रकार के जो ढांचे में, आकार में जो समाधियां बनाई जाती थी, स्मारक बनाए जाते थे या घर बनाए जाते थे, तो यूं कह सकते हैं कि वो एक मेगालिथ काल था। मेगालिथ काल की विशेषताएं क्या है? देखिए, मेगालिथ काल की क्या विशेषता है? मेगालिथ काल की इसमें पाषाण, ताम्र और कांस्य की सामग्री के साथ साथ लोहे की सामग्री भी मिलती है। पाषाण भी मिलता है, यानी पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इसके अलावा तांबा भी मिलता है, कांसा भी मिलता है, और इसके साथ साथ लोहा का उपयोग भी होना शुरू हो गया था। मेगालिथ के काल के बाद मेगालिथ का निर्माण जारी रहा। मेगालिथ काल और उसके बाद भी ये मेगालिथ काल यानी इससे संबंधित औजार जारी रहा था। मेगालिथ काल का निर्माण दक्षिण भारत में हुआ, परंतु उसके उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, इन प्रदेशों में उपलब्ध होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये मेगालिथ काल संपूर्ण भारत में व्याप्त था, संपूर्ण भारत में व्याप्त था। तो इसके बारे में डॉक्टर विमल चंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर विमल चंद्र के अनुसार मेगालिथ जो है वो कौन कौन से हैं, विभिन्न मेगालिथ कौन कौन से हैं। अपने प्रश्न आया था पहले से कि मेगालिथ कितने प्रकार के होते हैं, मेगालिथ से क्या है आशय है। तो मेगालिथ का अर्थ ये हो गया कि पाषाण से बनी हुई, और जिसमें जैसे लोहा, तांबा और कांस्य, इनका उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उपकरण, औजार और जो आकृतियां हैं या जैसे स्मारक हैं, उनका प्रयोग किया जाना मेगालिथ हुआ। अब मेगालिथ कितने प्रकार के हैं? जैसे एक तो शिष्ट समाधि है, मेगालिथों के प्रकार है शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैरन सर्किल, डॉल्फिन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए और मोहिर। ये जो है
क्या है, मेगालिथों के प्रकार है 8। इनके बारे में बिल्कुल हम शॉर्ट में जानेंगे ताकि हमें ये अच्छा पता हो जाए कि शिष्ट समाधि क्या है। सबसे पहले देखिए शिष्ट समाधि क्या है। शिष्ट समाधि के अंतर्गत एक आयताकार खाई खोदी जाती है। एक आयताकार खाई खोद ली इस प्रकार, ठीक है, और जिसकी सामान्यतः 6-7 फीट लंबा और 4-5 फीट चौड़ा तथा 6 फीट गहरा। कहने का अर्थ है कि चौड़ाई उसकी 6-7 फीट है, ये चौड़ाई 6-7 फीट है, और इसकी जो लंबाई 6-7 फीट है और चौड़ाई 4-5 फीट है, ठीक है, और ये जो गहराई है वो कितनी है, 6 फीट गहराई, मतलब एक खाई खोदी जाती है। सबसे पहले इस खाई में सर्वप्रथम फर्श पर एक पाषाण की शिला रखी जाती है। यहाँ पर एक पाषाण की शिला रखते हैं। फिर खाई के चारों ओर विशाल काय पत्थर खड़े किए जाते हैं। ये चारों ओर यहाँ पर पत्थर खड़े कर दिए जाते हैं। पत्थर खड़े कर जाते हैं, इस आकार में एक संदूक नुमा बन जाता है, यानी वो क्या एक संदूक की तरह बन जाता है। जिस प्रकार एक संदूक होता है उसी तरह वो बन जाता है। इसकी पूर्वी दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया जाता था और छेद के बाहर अन्य पत्थरों की सहायता से आने का एक मार्ग भी बना दिया जाता था। यानी इस प्रकार क्या है कि एक समाधि बनती है जिसमें क्या है कि पूर्व में एक छेद रखा जाता, छेद से बाहरी मार्ग से वो आने का एक मार्ग बना देते, और इस संदूक नुमा खाई का इस्तेमाल है उस समाधि के लिए किया जाता था, शव रखने के लिए किया जाता था। समाधि में सबसे पहले हथियार, औजार, मृत भांड, आभूषण ये रख दिए जाते थे। इसके बाद इस सामग्री के ऊपर मृतक के अस्थि पंजर और अवशेष रखे जाते थे। अब अस्थि पंजर रखे जाते थे। देखिए, ये खोदी जाती थी तो इससे पहले वो शव कहाँ रहता था भाई, शव जब मरा उसके बाद वो अस्थि पंजर रखते हैं, तो इससे पहले उस शव को कहाँ रखा जाता था, ये एक बड़ा रहस्य है। इसका जस्ट उत्तर है वो अगले प्रश्न में आ जाता है। तो उसके बाद उस हथियार, आभूषण, मृत भांड ये रखे जाते थे। इसके बाद सामग्री के ऊपर मृतक के अस्थि पंजर रखे जाते, और ये माना जाता है कि मृतक के शव को पहले खुले मैदान में रख दिया जाता था। कहाँ रखा जाता था पहले उसकी डेड बॉडी को, खुले मैदान में, और वहां पर जब वो मांसहीन होकर सूख जाता था, यानी पूरा जब हड्डियां हड्डियां रह जाती थी, तब उसके अवशेष समाधि में रख दिए जाते थे। तब क्या करते, उस अवशेष को, उन हड्डियों को, अस्थि पंजर को क्या करते, उस खाई में शिष्ट में रख देते, और अस्थि पंजर के अवशेषों को रखने के बाद एक अन्य विशाल पाषाण से पत्थर नुमा संदूक को बंद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की समाधियां है वो मिलती है, तो वो शिष्ट समाधि है। शिष्ट समाधि मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी कि शिष्ट समाधि एक इस प्रकार की खाई, खाई के चारों तरफ पत्थर खड़े करना, पत्थर खड़े करके उसको बंद करना। इससे पहले सब उसमें जैसे उसके साथ में औजार है, भाला है, जो भी रखा जाता, और उसके साथ उस आदमी को लेटा दिया जाता। इसके बाद आता है पिट सर्किल। ये भी समाधियां थी, और पिट सर्किल का उत्खनन हुआ है ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी में जब पिट सर्किल का उत्खनन हुआ, उसके नमूने प्राप्त हुए, तो उसके अंतर्गत 20 से 30 फीट व्यास का एक सर्किल वृत्त बनाया गया। यानी उसमें क्या है कि एक गोल खड्डा मिलता है जिसमें 20 से 30 फीट व्यास है। उसका व्यास है वो 20 से 30 फुट का है। 20-30 फुट का एक व्यास का एक गोल खड्डा बनाया जाता है, और फिर इस वृत्त के मध्य में 8 से 12 फीट व्यास का और 6 से 8 फीट की एक गहरी वृत्ताकार खाई खोदी जाती है। अब जैसे पहले तो बड़ा खड्ड है, इसके बाद इसके नीचे एक बीच में एक और गोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। फिर उस खाई की फर्श पर 4 विशाल पाषाण पट्टिकाएं रखी जाती है। अब जैसे मान लो, कैसे, जैसे मान लो बड़ा है ये, और इसके बाहर वाला, तो ये खोदा जाता है, तो इस पे यहाँ पर क्या है, पट्टियां रख दी जाती। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ये कहते हैं कि कदाचित उन पर क्या है कि लकड़ी की अर्थी भी रखी जाती थी, उस पर लकड़ी भी रख देते थे। कालांतर में जब अर्थी में रखे हुए शव का मांस गल जाता था और वो अस्थि पंजर मात्र रह जाता था, तो उसकी अस्थियां एकत्र करके शिष्ट समाधि में दफनाने के लिए पहुंचा दी जाती थी। अब जैसे मान लो, एक तो अपन ने पढ़ा था कि उस शव का क्या किया जाता था, एक तो वो खुले में छोड़ देते थे। एक तो ये अनुमान है कि खुले में छोड़ देते, जिससे क्या होता कि वो शव गल करके और सूख जाता। एक अर्थ ये है कि जैसे मान लो पिट सर्किल है, पिट सर्किल में ये बड़ा खड्डा है, बड़े खड्डे के बीच में एक खड्डा खोदा जाता है। अब यहाँ पर ये जगह रह गई, तो इससे यहाँ क्या करते हैं, वो पट्टियां रख देते हैं, इस प्रकार पट्टियां रख करके और उसे बंद कर देते। अब क्या है कि जब वो मांस गल जाता, पूरा सूख जाता, फिर यहां से वो क्या करते, निकाल लेते। इसमें भी क्या है कि एक इधर पूर्वी दीवार में छेद रखा जाता था। पिट सर्किल में भी क्या होता था, उसी तरह का छेद है वो रखा जाता था।
और फिर क्या है कि वहां से निकाल करके और वो शिष्ट समाधि में रख देते। पिट सर्किल और शिष्ट समाधि में क्या क्या समानताएं थी, देखिए। पिट सर्किल में भी एक फर्श पर पहले लो सामग्री, आभूषण, शंख, मूंगे, मृत भांड आदि रखे जाते और लकड़ी की अर्थी रखी जाती थी। भाई पिट सर्किल में भी यही होता, और शिष्ट सर्किल में भी ये आभूषण वगैरह रखे जाते हैं। शिष्ट समाधि की भांति पिट सर्किल को भी ऊपर से बंद कर दिया जाता, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी पूरी दीवार में एक बड़ा छेद रखा जाता था और इस छेद तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया जाता था। दोनों में ये समानताएं हैं, एक तो आभूषण वगैरह रखे जाते, दूसरा क्या किया जाता, पिट समाधि में भी एक उसको ऊपर से बंद करते और इसमें एक छेद होता था। ये दोनों में समानताएं थी। अब एक समाधियां इस प्रकार की मिलती है कैरन सर्कल। कैरन सर्कल यानी ये रूबल पाषाण खंडों की सहायता से बनी हुई थी। रूबल पाषाण खंड जो है, जो पत्थर है, उनसे बनी हुई थी और इसका इस्तेमाल शव भस्म पात्र अथवा शव अग्नि पात्र को दफनाने के लिए किया जाता था। समाधि के चारों ओर बड़े बड़े बोल्डर यानी बड़े बड़े पाषाण खंड रखते और एक व्रत खड़ा किया जाता। और इस प्रकार की समाधियां मद्रास के निकट चिंगलपुर जिले के उत्खनन में मिली है। कैरन सर्किल है वो सबसे ज्यादा कहां प्राप्त हुए हैं, मद्रास के निकट चिंगलपुर जिले में कैरन सर्किल जो समाधियां हैं वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा समाधियां मिली है डोलमेन जिसको कहा जाता है। इस प्रकार के समाधि स्थल सामान्यतः शिष्ट समाधि के समान होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पाषाण नुमा संदूक खाई में नहीं होकर के पृथ्वी के ऊपर निर्मित किया जाता है। यदि हम कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जब हम जैसे डेस बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, तो इस प्रकार डोलमेन है वो होता था। और शिष्ट क्या होता था, शिष्ट को क्या अंदर खोदा जाता था, खोद करके फिर उसे जमीन के बराबर संदूक बनाया जाता। इसमें जमीन से ऊपर का संदूक, यानी कहने का अर्थ है कि वो तो अंदर जमीन के अंदर था और ये जमीन के ऊपर था। अम्ब्रेला स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन की देखिए, मैं आपसे बता रहा था कि आपके लिए जो शंका समाधान या यूं कह सकते हैं कि कोई प्रश्न या कोई लिंक समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपके नंबर है 9610208295। और पार्ट कैसे लग रहा है आप जरूर बताइएगा। अम्ब्रेला स्टोन कैसा है, अम्ब्रेला स्टोन में देखिए, इस प्रकार की समाधियों में पहले वर्गाकार पृथ्वी खंड के चारों कोनों पर चार पाषाण खड़े किए जाते थे। वर्गाकार कहने का अर्थ है कि चारों तरफ से बराबर थे और फिर चार बड़े पत्थर खड़े कर देते और इन चारों के ऊपर एक कम ऊंचे और अधिक चौड़े कोने का आकार का एक पश्चिम पाषाण खंड, चारों के ऊपर क्या करते, एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता जिससे वो एक चबूतरे के टाइप बन जाता और इसकी आकृति छाते के समान दृष्टिगत होती। अब होता क्या कि जैसे मान लो पाषाण खंड जो है, पाषाण खंड जैसे इस प्रकार खड़े किए गए हैं, लेकिन ऊपर का पत्थर है वो इस प्रकार यानी चारों तरफ इस प्रकार लगता था, तो यानी ऊपर का पत्थर उनसे बड़ा था, तो इस प्रकार वो छाते की सी आकृति हो जाती थी, छाते की आकृति हो जाती, इसलिए इसको अम्ब्रेला स्टोन कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण मृतक स्मारक जो है अम्ब्रेला स्टोन के नाम से जाना जाता है। एक है हुड स्टोन, ये हम अम्ब्रेला स्टोन से मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें पाषाण खंड नहीं किए जाते, केवल एक विशाल छत्राकार पाषाण पृथ्वी पर ही आधारित रहता है। और इस प्रकार की समाधियों में पहले एक आयताकार खाई खोद दी जाती है, फिर उसकी दीवार, किसी एक दीवार के भीतर एक कंदरा बना दी जाती है, किसी कंदरा के भीतर से एक बेंच भी मिली है और किसी के कंदरा के एक बड़ा स्तंभ। अब इसमें क्या होता कि पहले उसे खोदा जाता, खाई खोद करके और उसमें अस्थि पंजर वगैरह रख करके फिर उस पर एक बड़ी छतरी बना दी जाती थी, तो हुड स्टोन हो जाते थे। मोहिर, ये एकास्मी स्तंभ है, यानी एक ही पत्थर से बने हुए हैं। अब जैसे ये जो है अंतिम चार प्रकार के जो मेगालिथ है, जैसे डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और मोहिर, ये कोचिन राज्य में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, कोचिन राज्य में। तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे डोलमेन, अम्ब्रेला, कोचिन राज्य में मिलने वाले मेगालिथ है, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और मोहिर। अब कौन कौन से स्थानों से हमें ये मेगालिथ मिले हैं, देखिए। मद्रास के तिन्नेवेली जिले के आदिचनलूर नामक स्थान से कुछ पात्र मिले हैं, एक तो मद्रास से मिले हैं। कोयम्बटूर जिले के सुलर नामक स्थान से मेगालिथ शिष्ट समाधि वाले मिले हैं। पांडिचेरी के अरिकमेडु नामक स्थान से भी मिले, तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मिले हैं। अगला है दक्षिण भारत में महापाषाणिक।
दक्षिण भारत के लोग विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार वाली महापाषाणिक कब्रों में शवों को दफनाने के अतिरिक्त कुछ लोग 2 या 3 कक्ष वाली कब्रों अथवा पत्थरों को काटकर बनाई गई कब्रों में दफनाते थे। कुछ तो कब्रें वो वैसी थी, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी होती थी जिन्हें क्या है कि पत्थरों को काट करके और फिर कब्र बनाई जाती थी। और शवाधान के प्रमुख रूप से नाशपाती जैसे कलश थे और मिट्टी की एक बड़ी शव पेटिका उसमें रखी जाती थी। पत्थर को काट करके फिर एक मिट्टी की शव पेटिका उसमें रख देते। सबसे बड़ी राजगीर की एक महापाषाणिक कब्र मिली है, जिसमें जैसे हैदराबाद और मालाबार पत्थर कब्रों से प्राप्त लोहे के लंबे त्रिशूल आदि चन्नूर से प्राप्त समाधान कलशों के साथ रखा गया था। यानी यहां से इस प्रकार की जो समाधियां हैं वो मिली है। अब एक प्रश्न आज है, हरा और सूखा समाधान से क्या आशय है? ये प्रश्न है, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरा और सूखा समाधान से क्या आशय है? दक्षिणी अराकोट के देवानूर की एक महापाषाणिक प्राचीन कब्र है, उससे एक मिट्टी की बनी शव पेटिका प्राप्त हुई है। क्या हुई है? मिट्टी की बनी हुई शव पेटिका मिली है। जहां तक कब्र द्वार को बंद करने वाले मुक्कों का संबंध है, इन मुक्कों का प्रयोग इसलिए किया गया था कि कब्र को ढकने और कब्र द्वार को बंद करने के बाद भी भेंट चढ़ाया जा सके, हड्डियों का निर्माशन किया जा सके। मुक्कों का अर्थ है कि जैसे बड़ा पत्थर रख सकते हैं, एक बड़ा पत्थर, उसके ये जो छेद है, इस छेद पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, जिनको मुक्के के नाम से जाना जाता था। और मृतकों को दफनाने की जो ये विधि थी, इसको हरा सूखा समाधान कहा गया था। कैसे? कब्र के द्वार को बंद करने के लिए एक यानी ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा जाता, जिसे मुक्का कहा गया। और कब्र को ढकने और कब्र के द्वार को बंद करने के लिए, यानी उसमें बाद में भेंट चढ़ाया। कहने का अर्थ है कि कब्र के द्वार को बंद भी किया जा सके, खोला भी जा सके, हड्डियों का निर्वासन किया जा सके, उनके लिए किया गया था। और सूखा समाधान किया जाता था, जिसमें शवों को तब तक के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक मांस विलीन नहीं हो जाए। हरा सूखा समाधान का अर्थ यही हुआ कि जैसे पहले क्या है कि जब आदमी स्व मरता, तो मरने के जस्ट बाद जब उसे वहां पर छोड़ा जाता उस पत्थर की पेटिका में या मिट्टी की पेटिका में, तो वहां पर आदमी का शव जब तक गल नहीं जाता था तब तक उसे वहीं छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद घरेलू कपड़ों में हड्डियों को उत्सव के साथ दफनाया जाता। फिर क्या है कि कई दिनों के बाद जब उसकी हड्डियां सूख जाती थी, तो एक बड़ा उत्सव मनाते थे, वहां से वो हड्डियां लाते और ला करके उनके द्वारा जो कब्रें बनाई हुई होती थी, जिसको शिष्ट कह सकते हैं, कैरन सर्किल वाली है, पिट सर्किल वाली है ना, डोलमैन है, इस प्रकार की जो कब्रें है वो बनाया करते थे। एक अंतिम जो अपना प्रश्न था कि कार्लाइल ने कौन से स्थान का भ्रमण किया था, तो 1871 ईस्वी की अवधि में कार्लाइल ने पूर्वी राजस्थान का 2 बार भ्रमण किया और उसने फतेहपुर सीकरी के आसपास संगोरा समाधानों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। उसमें संगोरा समाधान मिले हैं, परंतु वे वास्तविक में महापाषाणिक कब्रें नहीं है। मोटे तौर पर वे पत्थरों के आयताकार ढेर हैं, जिनमें पत्थरों के छोटे छोटे समाधान कक्ष बने हुए हैं, और इन कब्रों की छतें भी पत्थरों की है। इन संगोरों में अधिकतर राख और निस्तब्ध हड्डियां भरी हुई है, जो अंत्येष्टि के अवशेष है, या यूं कह सकते हैं जैसे राख और हड्डियां भरी हुई है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक तो हरा सूखा समाधान था, हरा सूखा समाधान के तहत क्या है कि पहले हड्डियों को कहीं और कहीं सुखा दिया जाता, फिर इन संगोरों में समाधानों में लिटा दिया जाता। एक ये होता है कि जैसे मान लो जलाने की क्रिया प्रारंभ हो गई हो, जिससे राख ही मिलती है। तो इस प्रकार ये लोह युग का की शुरुआत थी, जिसमें मानव ने क्या क्या काम किए, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। जस्ट ही इसमें इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई शंका मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।